हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स सिलेबस 2022। उसके अंदर ये पेपर इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है पेपर नंबर 11 पर, यानी जो आपका इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में पेपर नंबर 11 होने वाला है वो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे FMBDA। 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जो कि आज से हम इसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इस पेपर में सिलेबस क्या दे रखा है, कंटेंट क्या दे रखा है, किस कॉन्सेप्ट की वेटेज क्या है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये हमारा क्या है, पेपर नंबर 11। पेपर नंबर 11। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 80 मार्क्स, ध्यान से। एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, 20 मार्क्स। इस तरह इंस्टीट्यूट ने हमारा ये पेपर बनाया है 100 मार्क्स का। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स जो कि हमारा पेपर नंबर 11 है, इसमें सिलेबस क्या है, किस कॉन्सेप्ट को कितनी वेटेज दी गई है, पहले उस पर बात करेंगे हम। मेरे साथ आप लिखना स्टार्ट करें, साथ साथ में लिखिएगा। ये देखिए सिलेबस। देखो, इंस्टीट्यूट जो सिलेबस अपने स्टडी मटेरियल में देता है वो देता है स्टडी नोट वाइज। किस तरह से इंस्टीट्यूट डिवाइड करता है सिलेबस को? स्टडी नोट में। लेकिन हमें इस कॉन्सेप्ट को, इस पेपर को इजी बनाने के लिए हमने उस सिलेबस को डिवाइड किया है टॉपिक वाइज। तो मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता रहूंगा कि किस स्टडी नोट के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जैसे देखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न। बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, ये इसकी वेटेज इंस्टीट्यूट ने हमें दी है ओनली 5 मार्क्स हैं। सर, तीन तीन कॉन्सेप्ट और सिर्फ 5 मार्क्स के? मैंने पहले ही कहा, स्टडी नोट के अकॉर्डिंग मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आपको वेटेज बता रहा हूं। हम जो अपना क्लास में कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो किस किस नाम से कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ, रिस्क एंड रिटर्न हुआ, इसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। आगे लिखिए। institutions and instruments in financial markets।
इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट 10 मार्क्स। आगे देखें, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, इस कॉन्सेप्ट में यानी इस स्टडी नोट को हम किन टॉपिक्स में कवर करेंगे, यानी इस स्टडी नोट में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैसे बनाते हैं वो हम यहां पर सीखेंगे। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टडी नोट यानी ये कॉन्सेप्ट, इसकी वेटेज है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स। आगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनकी वेटेज है सिलेबस में 10 मार्क्स की। कैपिटल बजटिंग, 15 मार्क्स। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, 15 मार्क्स। लीवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी, इन 3 कॉन्सेप्ट की वेटेज है सिलेबस में 10 मार्क्स। जरा टोटल देखें कितना हो गया, देखना, ये हो गया हमारा 5 + 10 + 15 + 10 + 15 + 15 + 10, ये सिलेबस हुआ हमारा 80 मार्क्स का, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें कवर करना है। बाकी 20 मार्क्स क्या है, बाकी 20 मार्क्स में हमारा कवर होगा बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ट्वेंटी मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स। ध्यान से समझ लेना, हमारी बुक में जो आपको चैप्टर के नाम मिलेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिलेगा, रिस्क एंड रिटर्न मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिलेगा, फिर यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ये कॉन्सेप्ट हमारी बुक में मिलेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लीवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी, इतने सारे चैप्टर आपको हमारी बुक में मिलने वाले हैं।
स्टडी नोट अगर आप इंस्टीट्यूट का देखते हैं तो उसमें स्टडी नोट वाइज दिया है, हमने सिलेबस को डिवाइड किया है यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज। अब बात आती है सर इसमें पहले तीन तो कॉन्सेप्ट जो आपने लिखवाए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, इसके सिर्फ 5 मार्क्स हैं। बच्चे टाइम वैल्यू ऑफ मनी या रिस्क एंड रिटर्न ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेसिक नॉलेज है। यानी आप ये सोचने लग जाएं कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी या रिस्क एंड रिटर्न को छोड़ देते हैं और आगे के चैप्टर कर लेते हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कैपिटल बजटिंग हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, उन चैप्टर्स को आप समझ ही नहीं सकते किसी भी एंगल से अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पढ़ा है। तो यानी आप ये समझें कि हर चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने क्या कहा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही नहीं पढ़ोगे सर 5 मार्क्स हैं छोड़ देते हैं, कैपिटल बजटिंग समझ ही नहीं आएगी। तो अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस पूरे सिलेबस को समझने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें सीक्वेंस क्या रखना पड़ेगा। यानी कैपिटल बजटिंग से पहले हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी करनी ही पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब हम अपनी क्लास में ये सिलेबस आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सर हमने तो वीडियो लेक्चर लिए हैं। आपने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं, आपको पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस एक साथ ही मिल गया है, लेकिन आप किस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे उस वो नोट कीजिए। ये है सिलेबस। अब आपने इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सीक्वेंस क्या फॉलो करना है उस पर बात करते हैं। चलो ये लो, मैं हेडिंग यही देता हूं, सीक्वेंस टू बी फॉलोड। सीक्वेंस टू बी फॉलोड। लीवरेजेस। अपने सिलेबस को इजी बनाने के लिए आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पूरा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। लीवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, रिस्क एंड रिटर्न।
ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना है। लेकिन सर ये सीक्वेंस तो आपने लिखवा दिया, लेकिन ऊपर जो आपने सिलेबस लिखवाया था उसमें तो कुछ ज्यादा कंटेंट था। नीचे लिखवाते समय मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो नहीं लिखा, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट तो नहीं लिखा। और आगे देखिए, और कुछ छोड़ा हमने नीचे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो नहीं लिखा। बच्चे ये जो कॉन्सेप्ट हैं आप ये समझकर चलिए कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से मतलब क्या है, कंपनी किस किस सोर्स से फंड मार्केट से रेज करती है। कंपनी को जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो किस किस सोर्स से फंड रेज होते हैं, तो ये आपको पता है। इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी, लोन ले सकती है। तो हमें यह देखना है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, जब हम नॉर्मली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जाएंगे तो ये तो हम वैसे ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेने वाले हैं। इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको बुक में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा सिलेबस दिया जाएगा। मैंने किसकी बात की, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की। बीच बीच में इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने जो स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है लीवरेज से। सर बेसिक कॉन्सेप्ट, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट आज की क्लास हमने रखी किस लिए है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से मतलब क्या है, देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चलो सबसे पहले आप समझो। अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा डिसीजन लेना होगा, आप सोचो और बताओ। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन क्या लेना है सबसे पहले तो ये समझो। सर सबसे पहले तो डिसीजन यही लेना पड़ेगा कि बिजनेस स्टार्ट करना है। ये तो वर्ड एक बिजनेस है, लेकिन कौन सा बिजनेस करना है। अगर हमें पैसा लगाना है किसी बिजनेस में, तो किस बिजनेस में हमें पैसा लगाना है, उस बिजनेस का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। इवैल्यूएशन से मतलब क्या है, क्या गवर्नमेंट ने वो बिजनेस कहीं बैन तो नहीं किया हुआ है, उसकी कुछ लिमिटेशंस तो नहीं है, उस बिजनेस को करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, फाइनेंशियल एनालिसिस उसका क्या किया जाना है। तो सबसे पहला डिसीजन हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है क्या, कि हम बिजनेस करें या बिजनेस में पैसा लगाएं या हम इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करना यानी पैसा इन्वेस्ट करना बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट करें तो किस बिजनेस में करें, तो सबसे पहला डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ध्यान से सुनते रहना, मैं आज की क्लास में सिर्फ कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करके बढ़ेंगे, लीवरेज से। तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी बिजनेस में पैसा लगाएं तो कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। चलो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पर्टिकुलर बिजनेस चूज कर लिया कि हाँ सर हमें ना रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस करने वाले हैं, या एनी अदर बिजनेस जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, आपने चुन लिया है कि हाँ सर हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड चाहिए। अब कितना फंड चाहिए, आपने वो एनालिसिस किया, सर इसमें ना ₹50 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। आपने सोच लिया 50 लाख रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ये डिसीजन आपने फाइनल कर लिया, बिजनेस आपने चुन लिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने ले लिया। अब सेकंड नंबर पर डिसीजन क्या आता है, सर 50 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाएंगे, ये तो ठीक है। अब सेकंड डिसीजन क्या आया, ये 50 लाख रुपए लाएंगे कहां से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने ले लिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड कहां से रेज करेंगे। क्या इक्विटी शेयर इशू करें, प्रेफरेंस शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, लोन लें, यानी इस फंड का अरेंजमेंट कहां से करें, यह डिसीजन आपको सेकंड नंबर पर लेना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा
कभी शोरूम में गए हो, आपने कोई मोटर बाइक या कार खरीदने के लिए, अपने लिए ना सही अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ कभी शोरूम पे गए हो? आपने कोई पर्टिकुलर मॉडल बाइक का चूज किया हुआ है कि भाई साहब ये बाइक हमें चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी आपने पर्टिकुलर चूज किया हुआ है मॉडल कि हमें ये वाली बाइक परचेज करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। बाइक खरीदेंगे उसमें भी इन्वेस्टमेंट ही तो होगी, पैसा इन्वेस्ट ही तो होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपने ले लिया। अच्छा, जैसे ही शोरूम में जाते हैं आप उससे पूछते हो कि भाई साहब ये वाला मॉडल है कि हाँ है। उसने आपको मॉडल दिखाया, आप कहते हैं कि भाई साहब कितने का है, प्राइस पूछते हो आप उससे। जैसे ही आप उससे प्राइस पूछते हो तो वो क्या तुरंत क्या कहता है कि सर कैश लेना है कि फाइनेंस कराना है। आप समझें इस बात को, कैश लेना है कि फाइनेंस कराना है। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है? आपने ये तो चूज कर लिया कि मॉडल या बाइक कौन सी परचेज करनी है। अब आपने ये डिसीजन लेना है कि इस बाइक में जो पैसा देंगे वो पैसा आएगा कहां से। क्या आप अपने पास से लेकर गए हैं, वो कैश हो गया। अगर अपने पास से नहीं लेके गए हैं तो फाइनेंस का ऑप्शन भी है। फाइनेंस का ऑप्शन यानी आपके बिहाफ पर कोई बैंक का बंदा वहीं बैठा होगा, वो बैंक से आपकी बाइक फाइनेंस करा देगा, आपकी इंस्टॉलमेंट बनवा देगा, जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड करके देना पड़ेगा। आपने अगर हीरो शोरूम से कोई बाइक निकाली है, आपने वो बाइक अगर फाइनेंस करा ली है, आपने उसकी हर महीने अगर इंस्टॉलमेंट देनी है तो वो इंस्टॉलमेंट हीरो कंपनी को नहीं देनी है। हीरो कंपनी को तो जिस दिन आपने बाइक ली और फाइनेंस कराई उसी दिन पेमेंट हो गई। सर वो पेमेंट किसने कर दी? वो बैंक ने पेमेंट कर दी। आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं वो हीरो कंपनी को नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं बैंक को। यानी वो बैंक आपसे उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट ऐड करके अपनी इंस्टॉलमेंट चार्ज करता है, आपसे लेता रहता है। तो आप समझें, पैसा कहां से आया? बैंक से। इसी तरह यहां पर सोचें, आपने बिजनेस चूज कर लिया है। बिजनेस चूज करने के बाद आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए भी आएंगे कहां से? तो इस डिसीजन को हम नाम देते हैं फाइनेंस डिसीजन। और क्या ऑप्शंस मैंने आपके सामने बताए? शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो अब यह डिसीजन लेना कि कितने के शेयर इशू करें, कितने के डिवेंचर इशू करें, कितने के प्रेफरेंस शेयर इशू करें, इस डिसीजन को हम नाम देते हैं फाइनेंस डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। चलिए, फाइनेंसिंग डिसीजन हमने मान लिया कि आपने ये भी ले लिया। ये सब डिसीजन हम सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस के अंदर। अभी सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद अब आपने डिवेंचर इशू किए हैं, उनको आपने इंटरेस्ट पे करना है। आपको प्रॉफिट हो कि लॉस हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अच्छा, इंटरेस्ट आप उन्हें पे करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने आपसे आपकी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं, उनके लिए आपने अर्न किया प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को जो आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्न किया है, उस प्रॉफिट में से डिविडेंड दें शेयर होल्डर्स को या ना दें। दें तो कितना दें? मतलब सर ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीदें और कंपनी हमें डिविडेंड ही ना दे, फिर हम शेयर ही क्यों खरीदेंगे? इसके लिए भी समझिए जनाब, कंपनी का शेयर आपने परचेज कर लिया, कंपनी डिविडेंड दे या ना दे इसका डिसीजन आपसे ही लेगी। कैसे? वोटिंग करा के। वोटिंग कहां पर होती है? एजीएम में, कि डिविडेंड बांटें या ना बांटें या कितना बांटें। अब सोचो जरा, आप मान लीजिए कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी का मैनेजमेंट आपसे बात कर रहा है कि हमने आपके लिए हर एक शेयर पर 20 रुपए अर्न किए हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? अर्निंग पर शेयर। हमने यानी कंपनी के मैनेजमेंट ने हर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हर एक शेयर पर 20 रुपये अर्न किए हैं। अब कंपनी का मैनेजमेंट आपसे ही पूछ रहा है कि आप चाहें तो ये 20 रुपए पर शेयर आप ले लीजिए डिविडेंड के नाम के। दूसरा ऑप्शन, हमारे सामने नेक्स्ट ईयर में और बेटर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं,
भाई हम कौन है, कंपनी कौन है? कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो आप लॉ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंपनी लॉ में। कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? वो अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका है? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही प्रॉफिट है तो सर बांट क्यों नहीं रहे? वही मैं आपको बता रहा हूं। कंपनी का मैनेजमेंट आपसे कहता है कि हमने हर शेयर पर 20 रुपये अर्न किए हैं, ये प्रॉफिट आपका ही है, लेकिन हमारे सामने नेक्स्ट ईयर में और बेटर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं। आप चाहें तो ये 20 रुपए आज ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये पैसा आप कंपनी के पास ही रहने देते हैं तो कंपनी आपके इस पैसे को और नेक्स्ट ईयर में और बेटर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करेगी, और उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा नेक्स्ट ईयर, वो प्रॉफिट भी किसका? आपका ही तो है। हम तो कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हमें क्या मिलना है उसमें से? अब आप समझो, आप चाहो तो डिविडेंड लो, आप चाहो तो नेक्स्ट ईयर के लिए अपना फंड कंपनी के अंदर ही रहने दें, यानी डिविडेंड ना लें। डिविडेंड देना है या नहीं देना है, इस तरह का जब डिसीजन कंपनी लेती है या आपसे एजीएम में वोटिंग कराकर कंपनी डिसीजन लेती है, तो उसे हम नाम देते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या नाम देते हैं? डिविडेंड डिसीजन। तो थर्ड पॉइंट पर आ गया हमारा कौन सा डिसीजन? डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड देना है, कितना देना है, कम देना है, ज्यादा देना है या नहीं देना है? सोचो, आज तक आपने जितनी भी बैलेंस शीट्स बनाई हैं, बेशक 11th क्लास से बनाई हैं, जब आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं बताओगे? उसके बाद सर हाँ, हम लिखते हैं जनरल रिजर्व, या आपने लिखा देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आपने लिखा देखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, या आपने लिखा देखा होगा रिटेन्ड अर्निंग। वो क्या है? वो कौन सा फंड है? वो वही फंड है जो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्न तो कर रखा है, लेकिन अभी बांटा नहीं है। वो रोक कर रखा हुआ है फंड, क्यों? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए। ध्यान रहेगी ये बात, मैंने क्या कहा? जो इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आप रिजर्व एंड सरप्लस या जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिटेन अर्निंग के नाम से देख रहे हैं, वो वही प्रॉफिट है जो कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्न तो किया है, लेकिन डिविडेंड के रूप में बांटा नहीं है। प्रॉफिट अर्न किया, जो बांट दिया शेयर होल्डर्स को, उसे नाम दिया डिविडेंड। जो रोक लिया उसे नाम दिया रिटेन्ड अर्निंग, यानी वो अर्निंग जो अभी रिटेन कर ली गई है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए। ये बात ध्यान रहेगी। पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं 3 डिसीजन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्या कहा मैंने? पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्हीं 3 डिसीजंस के इर्द गिर्द घूमता है, और इन डिसीजंस को लेने के लिए ही, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस को समझने के लिए ही इस सिलेबस को इतने टॉपिक में हमने डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? तो मैं सिर्फ बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो अब आप देखना स्टार्ट करेंगे, वो आप स्टार्ट करेंगे कहां से? लीवरेज से। ध्यान रहेगी बात, लीवरेज से अपना सिलेबस स्टार्ट कीजिए, और ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है यहां पर, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करते हुए चलना है। ये वाला सीक्वेंस आपने इस तरह से फॉलो करना है। ठीक है जी, तो चलो, आज की क्लास तो सिर्फ सिलेबस में क्या है, कितना कंटेंट है, किस चैप्टर की, किस कंटेंट की, किस टॉपिक की वेटेज क्या है मार्क्स में, वो डिस्कस करने के लिए हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा था। आप इसे इंट्रोडक्शन कहें या आप इसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए स्टडी प्लान कहें। तो चलो, आज की क्लास में हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर लीवरेज के साथ। हाँ जी, यहां तक बात समझ आ गई आपको? देखिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्टडी नोट वाइज इंस्टीट्यूट ने हर स्टडी नोट की जो वेटेज दी है, आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली है।
लेकिन आप इस वेटेज को इतनी इंपॉर्टेंस मत देना। सर ये क्या कह रहे हो आप, मतलब वेटेज को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं। अगर इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट कैसे गेम खेलता है वो बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक चैप्टर है, चैप्टर ये है चैप्टर 1 और इधर है चैप्टर 2। इंस्टीट्यूट ने वेटेज दे रखी है इसकी 10 मार्क्स की और इसकी 5 मार्क्स की। अब इंस्टीट्यूट चाहता है क्या कि इंस्टीट्यूट इसी चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे। जब वेटेज ही 5 मार्क्स की दे रखी है तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन अब पूछेगा कैसे? तो इंस्टीट्यूट पता है क्या करेगा, क्वेश्चन इसी चैप्टर का 10 मार्क्स का पूछ लेगा और इसी क्वेश्चन में इस चैप्टर की एक रिक्वायरमेंट ऐड कर देगा। अब पता लगाते रहो कि चैप्टर, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है या इस चैप्टर का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस चैप्टर की वेटेज 5 मार्क्स दे रखी है, अगर इंस्टीट्यूट उस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछना चाहे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें एक रिक्वायरमेंट चैप्टर 1 की यहां पर ही डाल देगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को आप इस चैप्टर का कहोगे या इस चैप्टर का? इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं, 100 मार्क्स का पेपर है, ये गारंटी मानकर चलो। 100 मार्क्स का पेपर है, पेपर 100 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन जो वेटेज इंस्टीट्यूट देकर चल रहा है उसे आप बिल्कुल सीरियसली मत ले लेना। आप क्लेम नहीं कर सकते हो इंस्टीट्यूट को कि आपने वेटेज तो इस चैप्टर की इतनी दी थी और आपने किसी और चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए। इसीलिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगते हैं उन्हें मैं पहले ही आपको उस सीक्वेंस में अपना सिलेबस कराने की बात कर रहा हूं। वो जो मैंने सीक्वेंस टू बी फॉलोड बताया है, जो सीक्वेंस आपने फॉलो करने हैं, वो मैंने पहले ही इस तरह से डिसाइड किया है कि आपके मेन चैप्टर्स सही टाइम पर कवर हों, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट बन सके उन पर। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग किसी चैप्टर को छोड़ने और किसी चैप्टर पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश मत कीजिएगा। 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, हम पूरे 100 मार्क्स की तैयारी करके जाएंगे। क्यों हम कुछ छोड़ के जाएं? क्यों हम इंस्टीट्यूट को ये मौका दें ये कहने का कि हाँ जो चैप्टर हमें आता था वो इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं और जो चैप्टर इंस्टीट्यूट ने पूछा वो हमें आता नहीं। हम ऐसा मौका क्यों देना चाहते हैं खुद को? इस चीज का ध्यान रखना। 100 मार्क्स का सिलेबस है, पूरा 100 मार्क्स का करके चलेंगे और जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया है वो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, ये बात ध्यान रहेगी। तो चलिए आज की क्लास में मुझे सिर्फ अपने सिलेबस का ओवरव्यू देना था, जो कि मैंने आपको दे दिया है। वेटेज आपको बता दी है, सीक्वेंस आपको बता दिया है। उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।